नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी खबरें बस एक एक मिनट में विश्लेषण के साथ। आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। अलीगढ़ के नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गई। इसे देखते ही शहर के लोग इकट्ठा हो गए। आगे आगे अधिकारी की गाड़ी जा रही थी और पीछे बुलडोजर चल रहा था। शहर में एक जगह पर पहुंचने के बाद बुलडोजर ने काम करना शुरू किया और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। इस वक्त नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटवा रहे थे तो उस वक्त कुछ लोग हंगामा करने लगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर के गुलेरो इलाके में किया जा रहा था। लोगों के भारी विरोध के बीच कुछ ही मिनट में जेसीबी से अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता रहा और अतिक्रमण करने वाले चिल्लाते रहे, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने किसी की परवाह किए बगैर काम पूरा किया और चलते बने। शहर में अतिक्रमण की वजह से कई इलाकों में नालियां और सीवर जाम हो जाते थे, साथ ही ट्रैफिक जाम भी लगता था। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नगर निगम ने उन इलाकों से अतिक्रमण हटा दिया है जहाँ ऐसी समस्याएं होती थी। बाहुबली नेताओं और माफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना जारी है। प्रयागराज में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की सिविल लाइंस पर बनी अवैध बिल्डिंग गिरा दी गई। यूसुफ रोड पर बनी अतीक की अवैध इमारत गिराने के बाद प्रशासन इस पर कब्जा लेगा। पुलिस और पीडीए ने अतीक के साड़ू इमरान के कब्जे वाली इस बिल्डिंग को जेसीबी से गिरा दिया। इसके बाद पुलिस नवाब यूसुफ रोड पर बनी दूसरी बिल्डिंग को भी ध्वस्त करेगी। यूपी में प्रदेश के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगें गिराए जाने के बाद अब प्रयागराज में भी ये कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के केस से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब होने का खुलासा न्यूज 18 ने किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। तो चूंकि 18 साल हो चुके हैं तो ऐसी संभावना होती है कि फाइलें कहीं मिसप्लेस हो गई हों। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं, इनमें हम फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये अहम दस्तावेज किसी साजिश के तहत तो नहीं गायब कराए गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा पास होने के बाद राम मंदिर के निर्माण में तेजी आ गई है। फाइलिंग करने के लिए मशीनें कानपुर से राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रही हैं। सबसे पहले बुनियाद के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होना है। इसके लिए 1200 जगहों पर 35 मीटर यानी 200 फीट गहराई तक की पाइलिंग की जाएगी। फिर होल बनाकर उसमें खास तौर पर चयन की गई कंक्रीट भरी जाएगी और उस पर बुनियाद का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। ये जो मशीन आई है, बड़ी मशीन, बहुत हैवी है। ये ज़मीन के अंदर खुदाई करेगी और उसके बाद में पिलर्स को डाल के उसको जो है तैयार भी करेगी। तो ये बहुत आधुनिक मशीनें हैं और इन्हीं मशीनों के द्वारा सब काम किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट ने विकास प्राधिकरण में पैसा जमा कर दिया है। साथ ही फीस जमा करने के बाद नक्शे की स्वीकृति भी ले ली है। अब राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के लिए पोकलेन, जेसीबी मशीन और कासा ग्रैंड मशीनें राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री योगी का सबसे बड़ा मिशन है साफ सुथरा और न्याय प्रिय शासन। इसी मिशन को पूरा करने में जुट गई है सरकार। योगी सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब राज्य में सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा। साफ छवि वाले अधिकारियों को ही जिला अधिकारी बनाया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ही पोस्टिंग होगी। ट्रांसफर करने से पहले रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। किसी भी अधिकारी को दोहरा चार्ज यानी कि दोहरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सभी आईएएस अधिकारियों को साफ अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना होगा। उन्हें जनता की शिकायतों को सुलझाना होगा। विकास से जुड़ी योजनाओं में तेजी लानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली भांति जानते हैं कि बेहतर और पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए आईएएस अधिकारियों का परफॉर्मेंस बेहतर होना जरूरी है। प्रशासन मुस्तैद होगा तभी सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकेगा। लिहाजा अब राज्य के आईएएस अधिकारियों के परफॉर्मेंस पर सीधे मुख्यमंत्री की नजर रहेगी। रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर सांसद आजम खान पर सरकार एक और मामले में शिकंजा कसने जा रही है। आजम खान एसपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और अब उस दौरान लखनऊ और गाजियाबाद में बने हज हाउस की जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी और जांच में इसका खुलासा किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए सभी कामों की जांच कराने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं। इसी साल फरवरी में प्रशासन ने गाजियाबाद में बने हज हाउस को एनजीटी के आदेश पर सील कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। इसी वजह से इससे निकलने वाला पानी हिंडन नदी के पानी को गंदा कर रहा था।
गृह विभाग ने SIT की जांच के इसमें आदेश दिए हैं। साथ ही जलकर विभाग के अधिकारियों की भी जांच की बात इसमें कही जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से संघर्ष करने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने पर है। इस प्रक्रिया में राज्य के व्यापार के तरीके में काफी सुधार हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। केंद्र सरकार के घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और राज्यों में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, जिसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 के लिए रैंकिंग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान था। उत्तर प्रदेश ने इस साल तेलंगाना को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। दुनिया के साथ साथ देश भर में भी कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है। लगातार भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अब भारत में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 86,000 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 40 लाख लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं। इन आंकड़ों में यूपी के आंकड़े भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में रिकॉर्ड 6,692 संक्रमित मरीज मिले और पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की जान चली गई, जिनको मिलाकर यूपी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,843 हो गया। इस बीमारी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर और महोबा में अस्पताल बनाने का आदेश दिया है। हमीरपुर में और महोबा में जिला चिकित्सालय के साथ साथ एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। दोनों जनपदों में मिनरल फंड की धनराशि उपलब्ध है। जिला अस्पताल को इस तरह अपग्रेड किया जाए कि उन जिला अस्पतालों को बाद में मेडिकल कॉलेज के स्वरूप में बाद में परिवर्तित किया जा सके। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या की तुलना में ठीक होने वालों का आंकड़ा 3 गुना ज्यादा है। सहारनपुर में लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल की। यहाँ 5 फेस मास्क ATM का उद्घाटन मेयर संजीव बालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने किया। इस मशीन के जरिए अब सिर्फ 5 रुपए में सैनिटाइज्ड फेस मास्क लोगों को आसानी से मिल रहा है। मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालने पर अपने आप मास्क निकलेगा। सहारनपुर प्रदेश का पहला नगर निगम बना है जहां ऐसी मशीन लगाई गई है। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसी और मशीन जल्द ही सहारनपुर के कई सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाएंगी, जिससे बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। 5 रुपए का सिक्का डाल करके अच्छी क्वालिटी का विद मतलब सैनिटाइज किया हुआ उसको मास्क मिलेगा और वो वॉशेबल रहेगा। जिसकी अच्छी क्वालिटी वाला, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 10-15 रुपये है, वो आसानी से यहाँ 5 रुपये में नगर निगम में उपलब्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से सहारनपुर प्रशासन की इस पहल की तारीफ होनी चाहिए। साथ ही सूबे के बाकी शहरों को इसे सीख लेने की जरूरत है। कानपुर के बर्रा इलाके में 20 साल की शादीशुदा हिना ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। हिना का आरोप है कि उसके मायके वालों से उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे को जान का खतरा है। मैंने शादी कर ली अपनी मर्जी से, हमने जाके, और उसके बाद पुलिस मेरे खिलाफ हो गई है। मेरे घर वाले ने जाके रिपोर्ट कर दिया है जाके कि मेरी लड़की को उसने भगा ले गया यहाँ से। तो हम भाग के नहीं गए, अपनी मर्जी से हमने शादी की है जाके वहाँ पे। दरअसल 22 साल के नितेश और हिना की प्रेम कहानी पिछले 4 साल से चल रही थी। दोनों ने अपने प्यार को आगे बढ़ाते हुए पिछले महीने अगस्त में आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज से शादी कर ली। हिना से सोनी बनने की कहानी को रितेश ने स्वीकार कर लिया और 6 महीने पेट में पल रहे बच्चे को भी अपना लिया। मतलब अपनी बताया है कि हम मालिक हैं और हमने ऐसे शादी कर ली है, यही एक इंटीमेशन दिया है थाने को। उनके परिजनों को बता दिया जा रहा है। आगे नासिक जो है जो भी आवश्यकता पड़ती है। दोनों की शादी की भनक जब जिन्हा के परिवार वालों को लगी तो वो जान से मारने की धमकी देने लगे। फिलहाल पुलिस ने धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बागपत में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान किया है। 7 सितंबर को बागपत के बड़ा गांव में बेटी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये महापंचायत बुलाई गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्टर भी जारी किए गए हैं। इस महापंचायत में कई हजार लोगों को शामिल करने का दावा किया जा रहा है। पंचायत में लगभग 40 से 45 जो संगठन है, सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन, जाट सभा, जाट संघर्ष समिति, अखिल भारतीय जाट महासभा,
मतलब सब लोगों ने और हिंदू संगठनों ने सबने जो है इसमें सहयोग दिया है और अधिक से अधिक संख्या आएगी। करीब करीब 8,000 का टारगेट इसमें लिया गया है। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक हाल ही के दिनों में पश्चिमी यूपी में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, जिससे लग रहा है कि कानपुर की तरह साजिश के तहत समुदाय विशेष योजना बना रहा है। बागपत के बलानी इलाके से भी एक हिंदू लड़की लापता है, जिसे भगा कर ले जाने का आरोप एक मुस्लिम लड़के पर है। वहीं पुलिस भरोसा दे रही है कि सभी मामलों में लापता लड़कियां जल्दी ही मिल जाएंगी। एटा में 2 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,22,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जिस शख्स के साथ लूट हुई थी वो गैस एजेंसी में काम करता था। पुलिस की माने तो एजेंसी का स्टाफ लूट के प्लान में शामिल था। अभी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक पूर्व कर्मचारी है गैस एजेंसी का और एक वर्तमान कर्मचारी भी है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिस घटना को अंजाम दिया था। ये घटना गुरुवार को हुई थी जब एजेंसी मालिक का भतीजा और उसका एक कर्मचारी 7,10,000 रुपए लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार कुछ बदमाश आए और रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। इस दौरान बदमाशों ने अमित को थप्पड़ भी मारे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमित सोलंकी ने बताया कि वो करीब 4 साल से फौजी गैस एजेंसी पर मुनीम का काम करता था। उसको रामेश्वर नाम के शख्स ने लालच दिया कि रुपए लूटने में मदद करें, उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। अमित ने रामेश्वर की बात मान ली और 3 सितंबर को जब रुपयों से भरा बैग लेकर वो जा रहा था, प्लानिंग के तहत रामेश्वर ने उसके साथियों के साथ मिलकर उसे लूट लिया। मिर्जापुर पुलिस ने जमालपुर में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। ये हत्या अवैध संबंधों के शक में हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी मिल गया है। पुलिस ने बताया कि जमालपुर में 20 अगस्त को हुई मुन्नीलाल की हत्या में बिहारी लाल शामिल था। पुलिस के मुताबिक मुन्नीलाल गाँव के बाहर एकांत में झोपड़ी बनाकर रहता था। इसी बीच उसका संबंध बिहारी लाल की पत्नी से हो गया और एक दिन बिहारी लाल ने अपनी पत्नी के साथ मुन्नीलाल को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद रात में 1 से 1:30 बजे के बीच वो मुन्नीलाल की हत्या के इरादे से उसकी झोपड़ी में पहुंचा। जिसके बाद बिहारी ने मुन्नीलाल से एक बीड़ी मांगी और फिर दोनों ने साथ में बीड़ी पी और फिर बिहारी ने फावड़े से मुन्नीलाल पर हमला किया, जिससे उसकी जान चली गई। इनमें आपस में बहस के चलते हाथापाई भी हुई। इसने मृतक के सर पर डंडा भी मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसने फावड़े से उसकी गर्दन काट के हत्या कर दी। कई जिलों में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। बलिया के बरैया इलाके में देखते देखते पुल बह गया। देखिए जर्जर पुल किस तरह से बाढ़ के कहर को झेल रहा था, लेकिन पानी के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ जब जल दैत्य आया और पुल को अपने साथ बहा कर ले गया। बैरैया विकास खंड के नौरंगा और चक्की नौरंगा गांव को जोड़ने वाला पुल गंगा में समा गया। अब गांव वाले भी खौफ में जीने को मजबूर हैं। हमारे ग्राम सभा नौरंगा में जो एक पुलिया थी जो कि चक्की नौरंगा को हमसे आपस में जोड़ती थी, जो कि गंगा नदी के कटान के कारण आज ध्वस्त हो गई। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं इस पुलिया के ध्वस्त हो जाने के कारण, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसी पुलिया थी जो हम दोनों गांवों को आपस में जोड़ती थी। दरअसल बलिया समेत कई जिलों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब ये पुल ढहने से दोनों गाँव में आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। हिंद महासागर में एक ऑयल टैंकर में आग लग गई। जिस टैंकर में आग लगी थी उसका नाम न्यू डायमंड था। वो कच्चा तेल लेकर कुवैत से उड़ीसा आ रहा था, लेकिन जब ये इंडियन ओशियन से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगा तो इसमें आग लग गई। ये आग टैंकर के इंजन में लगी थी। जब ऑयल टैंकर के इंजन में आग लगी तो वो श्रीलंका के कोलंबो से लगभग 38 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। श्रीलंका की नेवी ने तुरंत आग की खबर इंडियन कोस्ट गार्ड को दी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने 2 जहाज और एक विमान को उस ओर रवाना किया जहाँ टैंकर में आग लगी थी। हिंद महासागर में इंडियन कोस्ट गार्ड कितने एक्टिव हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूचना की कुछ ही देर बाद हमारे जवान मदद के लिए पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में श्रीलंका की नेवी ने भी पूरा साथ दिया। रशियन नेवी के 2 जंगी जहाज भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए थे। रूस के जंगी जहाज उस वक्त हबनटोटा पोर्ट पर थे। गनीमत इस बात की रही कि इंजन में लगी आग उस ओर तक नहीं फैली जहां पर कच्चा तेल रखा हुआ था, वरना इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। सहारनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पूरा मामला थाना सदर बाजार इलाके के मनोहरपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि नाली में कूड़ा डालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़ गए। बहस से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर आई है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये आपने मुझको अभी एक वीडियो दिखाया है, मेरे द्वारा थाने पे जानकारी की गई तो जानकारी हुई है कि ये हसनपुर थाना क्षेत्र की हसनपुर चौकी क्षेत्र की घटना है।
इसमें जो पक्ष है इनकी तहरीर थाने पर आई हुई है। इनको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और इनका भी पूछताछ किया जा रहा है। ये चिंता की बात है कि लोग जरा सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो इसमें सरकार और पुलिस क्या करेगी? नो स्कूल नो फीस के नारे के साथ कानपुर के पीड़ित अभिभावक संघ ने भगवत दास घाट पर गंगा में खड़े होकर प्रदर्शन किया। अभिभावक संघ ने स्कूल प्रबंधन का सांकेतिक पिंडदान भी किया। एसोसिएशन के मुताबिक स्कूल प्रबंधन बच्चों की फीस माफ नहीं कर रहा है। लगातार फीस को लेकर पेरेंट्स को मैसेज आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि पेरेंट्स पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वो कहां से फीस लेकर आए। फिर प्रदर्शन और उसके बाद अब श्राद्ध। अभिभावक संघ ने आज यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम रखवाया। उनका कहना है कि जब स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है तो उनके लिए वो मृत नहीं है और मृतों का श्राद्ध करना कोई अपराध नहीं है। इसीलिए गंगा के इस तट पर उन्होंने आज हिंदू रीति के हिसाब से श्राद्ध किया। वहीं गाजियाबाद में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। अब किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन पेरेंट्स एसोसिएशन को दे दिया है। नोएडा में पुलिस की एटीएम लूटने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश असलम को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा, एक बाइक, कुछ जिंदा और खोखा कारतूस, 25,000 रुपए की नकदी समेत एटीएम के कटे हुए 3 पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम लूटता था। संभल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी नीरज भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लग गई। पकड़ा गया बदमाश खाद वेबसाइट लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश और पुलिस के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लग गई। सिकंदर कई मामलों में फरार चल रहा था। लगातार हो रहे एनकाउंटर से बदमाशों में भी अब डर दिखने लगा है। कुछ जगह बदमाश एनकाउंटर के डर से सरेंडर भी कर रहे हैं। बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गायों को टक्कर मार दी। हादसे में सभी गायों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नाराज लोगों ने 1 घंटे तक जाम लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। हादसे पर वीएचपी नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। इसका दोषी तो जो इनको पाल के छोड़ देता वही है, और बाकी ऊपर से जो शासन आदेश आए हुए हैं इस टाइम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, मुख्यमंत्री के द्वारा, कमिश्नर साहब को, उसके द्वारा ये था कि 2 तारीख तक सब जगह की जहाँ पे रोडों की हैं उसकी जो है सब जितनी भी गौवंश बाटा सब हट जाना चाहिए। तिंदवारी थाना इलाके के मुंगूस गांव में ये हादसा हुआ। फतेहपुर से बांदा जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ, जिसके बाद ट्रक पलट गया था। ये रात्रि में यहाँ गांव में रोड पर जो व्यक्ति ने छोड़ दी थी वो बैठी हुई थी और ट्रक चालक द्वारा उसको जो है रोक दिया गया। उसमें 4 अगर गाय गौशाला में होती तो हादसा रुक सकता था। वाराणसी में 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी स्वतंत्र भारत के 6ठे डोम राजा होंगे। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन के बाद हरिओम नारायण की ताजपोशी होगी। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी पीएम मोदी के प्रस्तावक भी थे। नए डोम राजा हरिओम जगदीश चौधरी के बेटे हैं। काशी में डोम राजा की परंपरा पौराणिक मान्यता के मुताबिक अनादिकाल से है। 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। हरिओम ने बताया कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक उनकी दादी सारंगी देवी गद्दी संभालेंगी। ऐसे मेरे पिताजी थे तो वो गद्दी संभाल रहे थे, अब वो नहीं रहेंगे, अब नहीं रहे तो दादी संभालती है। इसमें थोड़ा जब 2-3 साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं संभालूंगा। अभी तो फिलहाल पढ़ाई हो रही है। अच्छा, कौन से क्लास में? 6। नए डोम राजा की पगड़ी की रस्म 6 सितंबर को त्रिपुरा भैरवी घाट के किनारे शेरावाली कोठी में होगी। रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से लौटते समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान पहुंच गए। ये दौरा तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा है। इस तरह के दौरों को कूटनीतिक चाल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि चीन ईरान में लगातार निवेश बढ़ा रहा है और भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते निवेश में देरी कर रहा है। ऐसे मौके पर राजनाथ सिंह का ईरान का दौरा करना चीन को खटक रहा है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की किरकिरी हो रही है और चीन की विस्तारवादी नीति का भारत कड़ा विरोध भी कर रहा है। सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा,
सीमा विवाद के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारी सेना प्रतिबद्ध है। भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाता है, लेकिन हम गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों का माकूल जवाब देना भी जानते हैं। जिस बात को भारत दोहराता रहा उसको पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी कर रहा है।